आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर, साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर। जैसा कि हम कह रहे थे कि हम एसीटी असेंबली के इलेक्शंस 19 अक्टूबर को होने वाले हैं, और इस इलेक्शन में ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 10 कैंडिडेट्स जो हैं भारतीय मूल या भारतीय सब कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, और हम इस रेडियो मनपसंद के माध्यम से इन कैंडिडेट्स के बारे से बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनका क्या प्लान और पॉलिसीज और एजेंडा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री अमरदीप सिंह जी। अमरदीप सिंह जी के परिचय की कोई जरूरत नहीं है, उनका तो कम्युनिटी प्रोफाइल काफी अच्छा प्रोफाइल है। डेडिकेटेड कम्युनिटी वर्कर हैं, यहाँ सीएमएस में रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। आज दूसरी ओर बैठे हैं हमारे साथ। तो आज उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो मरम्बी जी इलेक्ट्रेट से खड़े हो रहे हैं लिबरल पार्टी की ओर से। अमरदीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, मनीष जी। रेडियो मनपसंद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी वर्षों से, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, इससे जुड़ा हुआ हूँ। बेशक इसका नाम भिन्न भिन्न रहा है इसके जो एवोल्यूशन प्रोसेस में। सो यहाँ आना एक मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। रेडियो मनपसंद जिसे कहते हैं इमोशनल तरीके से मेरे साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और आप भी सीएमएस से जुड़े हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए हैं, जानकर बड़ी खुशी हुई। पंजाबी भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आपके बारे में जैसा कि कहा, परिचय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि कैनबरा काफी ग्रो हो रहा है, और खास करके जहां पर आप हैं मरम्बी में मोलंगलो वैली तो काफी जोर से बढ़ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों को आपके बारे में पता नहीं हो। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने बहुत एक्स्ट्रावेगेंट इंट्रोडक्शन दिया। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। हाँ, जरूर काफी देर से कैनबरा लिबरल्स के साथ जुड़ा हूँ। सो पिछले 3-4 वर्षों से मैं मोलंगलो वैली कम्युनिटी फोरम, जो मोलंगलो वैली कम्युनिटी काउंसिल है, उसके साथ भी जुड़ा रहा। मैं वहाँ को कन्वीनर था। तो जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से एक कैंडिडेट बन जाते हैं तो आपको कम्युनिटी काउंसिल से रिजाइन देना पड़ता है। सो उसी सिलसिले में मैंने रिजाइन दिया। पर उससे अलावा काफ़ी ऑब्वियसली, जैसे आपने बताया, कि मैं रेडियो से भी जुड़ा हुआ हूँ, सीएमएस रेडियो से। और करीब 7-8 वर्ष से, शायद उससे भी ज़्यादा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑफ एसीटी, फिनेक्ट करके एक संस्था है जो अम्ब्रेला बॉडी है सभी इंडियन एसोसिएशंस के लिए। उसका नेतृत्व किया है बतौर प्रेसिडेंट। तो अलग अलग मेरे ख्याल से वो जो होते हैं, जो पद होते हैं या औहदे होते हैं, वो इतना मायना नहीं रखते। पर मैं खुशकिस्मत हूँ, काफी सौभाग्यशाली हूँ कि जो कम्युनिटी है उनसे सीधा जुड़ने का मेरे को काफी अवसर मिलता रहा है। इसके अलावा कुछ चैरिटीज जैसे स्मिथ फैमिली और प्रोजेक्ट फ्यूचर्स, उनके साथ काफी मेरा कहते हैं कि नजदीक का रिश्ता रहा है। प्रोजेक्ट फ्यूचर खास करके जिनके जरिए मैं कुछ समय कंबोडिया में, नॉनपेंग में, रेड लाइट स्लम्स में कुछ समय बताया, कुछ चैरिटी वर्क किया, और कम्युनिटी के साथ कहते हैं धरातल से जुड़े हुए हैं। सो उसके काफी हमें खुशी भी है, और कम्युनिटी ने बहुत हमारा साथ दिया है। इसलिए जी, आपका कम्युनिटी वर्क, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत काफी काम किया है इस क्षेत्र में। कम्युनिटी प्रोफाइल के बारे में आपने बताया, लेकिन अपना थोड़ा सा पर्सनल जीवन के बारे में बताइए। कब से हैं आप यहाँ पर कैनबरा से में? जी, मैं 2003 में कैनबरा में मूव हुआ, सीधा चंडीगढ़ से बतौर स्किल्ड माइग्रेंट। स्किल्ड वीजा पे हम आए थे। तो आने के बाद करीब 2 साल के बाद सिटीजन हो गए। सो 2005 से मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। 2 बेटियों के साथ आया था और एक वाइफ। बेटियां, मेरी जो छोटी बेटी थी कुछ महीनों की थी, बड़ी बेटी 4 साल की थी। अभी वो भगवान की दया से बड़ी हो गई हैं। दे हैव ग्रोन टू गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडीज। एंड दोनों ने लॉ की पढ़ाई की है। तो वाइफ मेरी है पब्लिक सर्वेंट है। मेरा जो जर्नी रहा है, एक साधारण माइग्रेंट का जर्नी रहा है। जब हम आते हैं, आके एक किराए का मकान लेते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जब आप फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, बच्चे एक स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एक तरीके से पढ़ने लग जाते हैं, फिर आपका कहीं ना कहीं होता है कि समाज के लिए कुछ किया जाए।
जी। उसी भावना के साथ, कुछ करने की नीयत के साथ फिर पॉलिटिक्स में भी अपना कदम बढ़ाया। तो वहाँ भी लिबरल पार्टी में बहुत मान सम्मान मिला और लोगों ने हमारी भावनाओं की और हमारे एफर्ट्स की काफ़ी कदर की। सो उसके चलते ही एक कैंडिडेचर मिला 2020 में। सो एज अ कैंडिडेट बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों ने प्यार दिया। तो उसके चलते चलते जो पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ और कम्युनिटी लाइफ वो साथ साथ चलते रहे। हम इसको एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, वो तो है। आपने बताया माइग्रेंट के जीवन जो यात्रा होती है उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती है। कोशिश यही रहती है कि अपना परिवार बच्चे स्टेबल हो। पॉलिटिक्स के प्रति आपका रुझान इतना क्यों हुआ और आपने लिबरल पार्टी को क्यों चुना अपनी पॉलिटिक्स के लिए? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में रहा होगा, क्योंकि जब हम आते हैं तो होता है कोई साइड बिजनेस कर लें, अपने आप को फाइनेंशियली और एस्टेब्लिश कर लें, पॉलिटिक्स मन में नहीं आता। पॉलिटिक्स आने का सबसे बड़ा मेरा जो कारण था वो था मेरा एक एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में हुआ। मेरी छोटी बेटी जपनीत, वो करीब 7 साल की थी। 7वां उसका बर्थडे हम मनाने जा रहे थे। सो क्वीनबिन में हम रहा करते थे, क्वीनबिन पब्लिक स्कूल में वो जाती थी। तो हम रात को इनविटेशंस लिख रहे थे। मैंने जपनीत से पूछा, बेटा आपको एनजी को एक उनकी फ्रेंड, मुझको शायद नाम नहीं लेना चाहिए, आपको उनको इनवाइट नहीं करना है? तो बहुत इनोसेंटली बोली, डैडी शी डजंट कम टू एनी बर्थडे पार्टीज, हर मॉम कैनॉट अफोर्ड टू पे फॉर गिफ्ट्स। उनके इस शब्दों ने मेरा जीवन एक तरह से बदल के रख दिया। आई वॉज शैटर्ड। मेरे को एक जैसे एक चुभन हुई हृदय में कि क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बर्थडे पार्टीज में नहीं जा रहे क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे गिफ्ट के लिए। और उसी के चलते एक और सत्य से मैं परिचित हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब एक्सकर्शन होता है स्कूल का, दे कॉल इन सिक, क्योंकि पेरेंट्स वो $60 या $40 नहीं दे पाते। सो इस जो सारा जो मेरे सामने सत्य आया, इसने मेरे को बहुत अपसेट किया। तो मैंने कहा, जपनीत आप अपनी जो सहेली है उसकी मदर का मेरे को फोन नंबर ला के दें। मैंने उनको फोन किया तो शी वॉज रिलक्टेंट इनिशियली। बाद में मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आपकी बेटी को पिकअप भी करूंगा और ड्रॉप भी करूंगा, हम जरूर इंसिस्ट करते हैं वो जरूर आए। और हम सभी पेरेंट्स को ये कह रहे हैं कि प्लीज एक हैंड रिटन बर्थडे नोट जिसमें हैप्पी बर्थडे जपनीत और अपनी कुछ भावनाएं लिखें, और इसके अलावा प्लीज कोई बर्थडे गिफ्ट ना लाएं। सो इस तरह मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने इवेंचुअली शी रिलक्टेंटली एग्रीड कि वो उनकी जो बेटी है बर्थडे पार्टी अटेंड करेगी। उसके बाद हमने सभी सहेलियों के पेरेंट्स को, दोस्तों के पेरेंट्स को फोन किया कि हम प्लीज बर्थडे के लिए एक हैंड रिटन नोट भेजें, कोई और गिफ्ट ना भेजें, क्योंकि वी डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू फील वन ऑफ। सो सभी के लिए कंसिस्टेंट हो, सभी बराबर समानता के साथ उतराएं। तो बर्थडे पार्टी हो गया सभी। और वो जो एक्चुअली दैट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट थिंग। आज भी मेरी बेटी के पास वो सारे के सारे 14-15 जो नोट्स हैं, शी इज लाइक अ ट्रेजर फॉर हर, जो बर्थडे नोट्स हैं। तो एनीवे, सो उधर पार्टी हुई, बच्चे बहुत खुश थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। पार्टी खत्म हो गई। पार्टी जब खत्म हुई, हमने सबको एक एक बुक थी जो एज रिटर्न गिफ्ट दी। तो बट उसके बाद कुछ रातें मैं सो नहीं पाया, बहुत अपसेट था। मेरी वाइफ तनप्रीत, उन्होंने मेरे को पूछा कि आप वाकई मुझे अपसेट लग रहे हैं, क्या बात क्या है? तो मेरे मन में आया कि वो जो एक्सपीरियंस था हमारा, हमने वो पर्टिकुलर पार्टी को अच्छे से डील किया, वो खत्म हो गई, पर वो जो बेटी है वो शी इज नॉट द ओनली वन इन दैट सिचुएशन। और उसकी जो मदर है, शी इज नॉट द ओनली मदर इन दैट सिचुएशन। देयर आर मेनी मेनी मोर किड्स एंड पेरेंट्स हु आर फाइंडिंग इट टफ। तो हमारे पास उसका जवाब नहीं था कि क्या करें। मेरे ऑफिस में मेरी बॉस भी थी और मेरी बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्र जिसको कहते हैं, उनका नाम था नैनेट बैक। काफी मेरे से सीनियर थी, मेरे ख्याल वो करीब 70-75 वर्ष की होंगी अब। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट और मैं काफी अपसेट चल रहा हूँ कुछ दिनों से। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्मिथ फैमिली के साथ। स्मिथ फैमिली एक ऐसी संस्था है जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, खासकर उन लोगों के एजुकेशन में जो द पीपल हु वांट टू टेक अप द हायर एजुकेशन और उनके पास कोई मेंटोर नहीं है।
तो उनको मेंटोरिंग प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं अगर आपको कोई आपके परिवार में कभी कोई यूनिवर्सिटी ना गया हो तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैन बी इंटिमिडेटिंग, तो उनके लिए एक मेंटरशिप का प्रोग्राम रहता है, तो उसमें मेरे को इन्वॉल्व किया, तो उसमें धीरे धीरे अच्छा लगने लगा कि आप 9 से 5 के अलावा हट के कुछ करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक आपकी लाइफ को मीनिंग मिलता है। तो उसी तरह दूसरी चैरिटीज मैंने बात की प्रोजेक्ट फ्यूचर से, उनके साथ मेरा थोड़ा सा राब्ता हुआ। सो चलते चलते कम्युनिटी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे में जाना ज्यादा शुरू किया, उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और कैनबरा सिख एसोसिएशन के थ्रू मैं फिनेक्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस में गया। सो उस रोल में काफी सारे पॉलिटिशियंस से, दोनों साइड के, लिबरल लेबर से मेलजोल, ग्रीन्स के साथ मिलना शुरू किया। तो मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं पॉलिटिशियन बन पाऊंगा या मुझे बनना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस का अपने मन में, हमारे मन में एक नेगेटिव पर्सोना रहता है, क्योंकि हम जिस समाज से आए हैं, जिस वातावरण में बड़े हुए हैं, politicians are not seen as a very nice people. I mean, I will be very upfront with you. So तो वो पर्सोना मेरा टूटा जब उनको मैं एक व्यक्तिगत रूप से जाना, मिला, दोनों तरफ से, लेबर, लिबरल, ग्रीन्स। तो जब उनसे मेलजोल हुआ, तो क्योंकि मेरे जो रीजंस थे पॉलिटिक्स में आने के, वो जिस इंसिडेंट से शुरू हुए थे, वो था सोशल जस्टिस। हमें लगता था कि सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मुझे लगा कि जो लिबरल की वैल्यूज हैं, जो वो ज्यादा अलाइन करती हैं उनके साथ, क्योंकि लिबरल्स हैव प्रूवन टू बी बेटर मनी मैनेजर्स। अगर आप देखें, लिबरल्स गवर्नमेंट जब जब आई है, सरप्लस हुआ है, उन्होंने मनी को ज्यादा तरीके से, बेटर तरीके से मैनेज किया है। तो मुझे लगा कि ये जो ग्रास रूट को अगर हमको एम्पावर करना है, तो वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ द बेटर मनी मैनेजर्स। सो रूट कॉज यह था। उसके बाद लिबरल पार्टी में एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी कि जो सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज हो या कोई भी हम जिनको कंट्रोवर्शियल इश्यूज कह देते हैं, उनमें सब में लिबरल पार्टी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कॉन्शियस वोट का। आप जो अपने मन में सोचते हैं, आप उस तरह वोट कर सकते हैं। वेयर एज हमको अगर ग्रीन्स और लेबर का देखें, तो उनका एक विप रहता है, दिस इज अवर पॉलिसी, यू हैव टू स्टैंड विद दैट। मुझे लगा कि मैं अगर खुद को देखूं, मुझे कोई कहे कि आप प्रोग्रेसिव हैं या कंजर्वेटिव हैं, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हूं। मैं कुछ दोनों हूं सिचुएशन के हिसाब से। तो मुझे हर सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट तरीके से वोट करना होता है। अगर मैं अपनी कॉन्शियस, अपने दिल पे हाथ रख के बात करूं, तो लिबरल पार्टी आपको वो फ्रीडम देती है। तो ये इसलिए मैं लिबरल पार्टी। आपने एक्सप्लेन किया, आपने जो घटना बताई अपनी बेटी की, वो बड़ी खूबसूरत घटना थी। और वैसे अक्सर ये माना जाता है कि सोशल जस्टिस की जब बात होती है, तो अक्सर कहा जाता है लेबर ज्यादा इस ओर ध्यान रखती है। आपने मनी में मैनेज का भी एस्पेक्ट उठाया यहाँ पर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर जब पॉलिटिक्स में प्रवेश किया एज ए माइग्रेंट, अगर आप देखें यहाँ पॉलिटिक्स जो है अभी भी पूरी तरह से डोमिनेटेड है बाय वाइट्स। जब एज ए माइग्रेंट आपने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि पॉलिटिक्स में जब आते हैं तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइस ऐसा होता है कि आप कहें कि मैं 9 से 5 फुल टाइम काम करूं और उसके बाद पॉलिटिक्स एज अ साइड बिजनेस और साइड गिग करूं, वो नहीं हो पाता है। पॉलिटिक्स पूरा का पूरा आपका अटेंशन मांगता है। वो जब आपको पूरा अटेंशन पॉलिटिक्स, उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रमोशंस फोरगो करनी पड़ती हैं। अगर आपको बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको फोरगो करनी पड़ती हैं। तो वो सब हमने किया, क्योंकि हमें लगा कि एक सिचुएशन आ जाती है आपकी लाइफ में, जब आपको आपका घर है, जो आपका वो पे ऑफ हो गया, आपके बच्चे हैं वो अच्छे सेटल हो गए, फिर आपको लगता है कि वो पैसा जो है वो आपकी जिंदगी की इतनी वैल्यू नहीं रखता। तो वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। जब आप उस सिचुएशन को अचीव कर लेते हैं, उस स्टेज को अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अब क्या, जिंदगी के मायने हमको चाहिए, वो उस जिंदगी के पर्पस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वो पर्पस को अचीव करने के लिए होता है कि वो 9 से 5 का जो वक्त है, उसके अलावा मैं क्या करूं कि समाज के लिए मैं अपना योगदान दे पाऊं। उस योगदान की खोज में तो मेरे को लगता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे, तो आप
मेरी चैरिटीज जो मैं करता हूँ, या मैं जिन भी चैरिटीज में इन्वॉल्व हूँ, मैं करने वाला तो कुछ नहीं, करने करवाना परमात्मा होता है, वो आपको एक जरिया बना देता है। जिन चैरिटीज में इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं चैरिटीज के थ्रू कुछ काम करता हूँ, तो मैं जिनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता हूँ, मैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव कर सकता हूँ। पर जब आप डिसीजन मेकिंग में आते हैं, तो आप एक डिसीजन के साथ बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आज की सिचुएशन में अगर मैं देखता हूं, मैं शॉपिंग सेंटर्स में कैंपेन के लिए जाता हूं, तो वहां पे होमलेस लोग वहां पे एक बेगिंग कर रहे होते हैं। तो जिनके साथ में संपर्क में आया, उनके साथ में उनको कुछ ना कुछ प्रभावित कर सकता हूं। पर अगर मैं डिसीजन मेकिंग में रहूंगा, तो मैं कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर पाऊंगा। यही एक सोच थी, यही एक मकसद था जिसमें पॉलिटिक्स में आने को एनकरेज किया और सोचा कि यहाँ आगे बढ़ा जाए। वो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मेरा सवाल ये है कि एज ए माइग्रेंट आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना, माफ कीजिए, हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ आपके क्वेश्चन से। चैलेंजेस थे कि बिल्कुल सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल चैलेंज जो था, कि ऐसे लगता है कि आप जो जिसे कहते हैं एक पटड़ी पे गाड़ी चढ़ रही होती है, एक आप जर्नी है जो परिवार को पालने की, जो सभी माइग्रेंट्स जीरो से शुरू करते हैं, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आपको वो गाड़ी जो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है, उसको कहीं ना कहीं धीमे या खड़ा करना पड़ता है जी। ये पहला चैलेंज। और दूसरा चैलेंज रहता है कि बहुत सारे लोग, जो खासकर पार्टी रूम की हम बात करें, पार्टी रूम में बहुत सारे लोग जिन्होंने आज तक कोई इंडियन, भारतीय मूल का इंसान नहीं देखा, उनको आपके मुंह खोलने से पहले ही बहुत सारी परसेप्शंस रहती हैं, ये बात कर पाएगा, ये हमारे इश्यूज को समझता है, कुछ धारणाएं रहती हैं। धारणाएं ये होती हैं कि ये हमें कैसे रिप्रेजेंट कर पाएगा, ये हमारे बारे में क्या जानता है। हम जब फुटी की बात करते हैं तो इसको तो ब्लैंक फेस हो जाता है, तो कुछ बोल नहीं पाता। हम इसको तो AFL और NRL का डिफरेंस नहीं पता है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। उस चैलेंज को दूर करने के लिए आपको अपना मुंह खोलना पड़ता है। जब हम पार्टी मीटिंग्स में जाते हैं, तो उसमें हमको स्पष्ट रूप से आप क्या किसके लिए स्टैंड करते हैं वो बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता है आर्गुमेंट के साथ, एविडेंस के साथ और रेफरेंसेस के साथ। तो जब आप उस तरह की वार्तालाप कर पाते हैं, तो अचानक से आप देखते हैं कि जो लोगों की धारणा थी, परसेप्शंस थी एक भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में, वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है ये तो दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन रियली टॉक सेंस, एंड जो ये पॉलिसी बता रहे हैं वो वाकई ही एक वाइडर पॉपुलेशन को कनेक्ट करती है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को लगता है कि हम जो बैक बेंचर्स ना बन के, अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात कहने की हिम्मत रखें। वो जो आपको अपने साइलो से निकल के आगे बढ़ना है, मेरे को लगता है कि कई बार वो हमारा, क्योंकि हम भारतीय मूल के लोग एक कहते हैं कि इनहेरेंटली नाइस लोग हैं, हम किसी के ऊपर कदम रख के आगे नहीं बढ़ना चाहते। पर कई बारी हमको जब लगता है कि जो डिस्कशन हो रही है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, तो फिर आपको अपना हाथ खड़ा कर कर उसको काउंटर करना पड़ता है। वो मुझे लगता है कि ये एक बेसिकली हमारा इनहेरेंट नेचर नहीं है, पर ये होना चाहिए। तो उसको अगर हम समराइज करें तो एक लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटी हम अपने मंदिर में, गुरुद्वारे में, अपनी एसोसिएशन में तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर जब हम वाइडर कम्युनिटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैक सीट ले लेती है। तो मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा मेरा पहला चैलेंज था वो था कि पार्टी रूम में किसी की डिबेट में किसी को कन्फ्रंट करना, किसी को कहना कि मैं इनसे बेहतर पॉलिसी दे सकता हूं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। और जो एक मन में रहता है कि मुझे लोग कैसा परसीव करेंगे, वो मन से विचार निकाल देना चाहिए। जब हम एक राइटियसनेस के लिए खड़े हो रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, वो धारणा मन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हर्डल और सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक म्यूजिकल, और फिर इसके बाद बातचीत करते हैं अमरदीप सिंह जी के साथ कि लिबरल पार्टी का क्या प्लान है ये इलेक्शन जीतने का। सुनते हैं ये गीत दिल तो बच्चा है, और फिर आपसे जुड़ते हैं। अब बातचीत करना चाहेंगे यहाँ की लेबर और लिबरल पार्टीज की जो पॉलिसीज एजेंडास में क्या डिफरेंस है।
अब एसीटी को ट्रेडिशनली यहाँ पर लेबर टेरिटरी माना जा रहा है। पिछले 20 साल से यहाँ पर लेबर की सरकार है। ऐसे हालात में लिबरल पार्टी का चुनाव जीतना थोड़ा सा कठिन लगता है, तो आपका क्या प्लान है पार्टी का? देखें, जो आपने बात की है वो एक वो कहते हैं कि आवाज खलक नगारा खुदा। सो वो आवाज खलक, वो सभी लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। खलक अवाम को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं। सो हर लोगों के मन में ये प्रश्न है कि लेबर टाउन में लिबरल कैसे जीतेगी। जी। तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि 2000, अगर हम 2016 की बात करें, 2016 में एसीटी में जो थी, माफ करना 2012 में चले जाएं, 2012 में 25 सीटें ना होकर सिर्फ 17 सीटें थी असेंबली में। 17 में से 8 सीटें लिबरल्स ने जीती थी, 8 सीटें ही लेबर ने जीती थी और 1 सीट ग्रीन्स ने जीती थी। तो इतना नजदीकी मामला था। ग्रीन्स जो लेबर के साथ जुड़ गए तो लेबर की सरकार बन गई। 16 में आ जाते हैं। 16 में जो 11 सीट लिबरल्स के पास थी, 12 सीट लेबर के पास थी। पूरी टेरिटरी में कुल वोटों का फर्क सिर्फ करीब 2300 वोटों का फर्क था। तो इतना डिफरेंस था। तो 2 सीटें ग्रीन्स के पास आई, एक मारनबीची में और एक सिटी में, सो कुरुजोंग में। सो ग्रीन्स ने फिर हाथ मिलाया लेबर के साथ, तो लेबर की सरकार बन गई। तो कभी भी एब्सोल्यूट सरकार लेबर की नहीं बनी है। और अगर 2020 की बात करें तो लेबर और लिबरल की सीट का डिफरेंस अभी भी एक ही है। 9 लिबरल्स के पास है, 10 लेबर के पास है। पर जो ग्रीन्स का है सपोर्ट, उसकी वजह से लेबर की सरकार बनी है। वो अब किस तरीके से लेबर की गवर्नमेंट गिर सकती है, लिबरल की बन सकती है। अगर आपको मैं फैक्ट्स के साथ बात करूं तो जो 6 सीटें ग्रीन्स के पास हैं, 6 सीटों में से 4 सीटें ऐसी जिनमें जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज अराउंड 200 वोट्स। 200 वोट का मतलब है कि अगर 100 वोट हैंड चेंज कर लें तो वो सीट खत्म हो जाती है। उसमें सबसे जो एक उदाहरण मैं आपको दूंगा ब्रिंडाबिला का। ब्रिंडाबिला में जोनाथन डेविस, जो इस वक्त छोड़ चुके हैं असेंबली में, उनकी जगह लारा नोटल आ गए हैं। उनका मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज 84 वोट्स। 84 वोट्स का मतलब अगर 42 लोग अपना मन बदल लें तो वो सीट गिर जाती है। सो अब इन फैक्ट्स और फिगर्स के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा कोई गंभीर मामला नहीं है, ये सीटों का इधर उधर होना। और दूसरी बात, 23 साल से पीछे लेबर की गवर्नमेंट है और लेबर की गवर्नमेंट इतने लगातार टाइम से है। तो होता क्या है कि I am not the kind of person who will bag the opposition. मैं opposition को condemn करूंगा for the sake of condemning. So ये मेरा politics ही नहीं है। But कुछ facts ऐसे हैं कि पिछले 23 सालों में, इनफैक्ट जब से एंड्रू बार ट्रेजरर बने हैं या चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने हर बार कहा है कि हम नेक्स्ट ईयर में सरप्लस देंगे। हमने इस इंटरव्यू के शुरू में बताया कि अच्छी इकोनॉमी होना कितना इंपॉर्टेंट है। और वो पिछले 10 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि हम अगले साल सरप्लस देंगे। सो अगर कोई इंसान 10 बार सेम वादा करके नहीं उसको जो निभा पाया, तो आप क्यों सोचते हैं कि वो 11वीं बार उसको निभा देगा। सो दूसरी बात है, स्टेडियम जो एक वादा था, एक इलेक्शन प्रॉमिस था 16 में, वो 20 में नहीं बना। तो 20 का जो 24 में नहीं बना, 24 में अगर वादा कर रहे हैं तो 28 तक कैसे बन जाएगा। सो दिस दे आर many it's a history of broken promises। और कुछ एक अब लोगों ने ये समझ लिया कि पहले वादा था हम ऐसा करेंगे, अच्छा करेंगे, लोग विश्वास करके वोट करते थे। अब मेरे ख्याल से एक ऐसा सेंटीमेंट डेवलप हो गया, लोगों को पता लग गया कि ये बातें हैं, बातों का क्या। so दूसरी बात ये है कि now is really that time of the economic cycle जब लोगों की बैक पॉकेट पे इफेक्ट होने लगा है। आप खुद एसीटी में रहते हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा $100 में हमारी वूलवर्थ की ट्रॉली भर जाया करती थी। अभी $100 में लिफाफों में सामान आ जाता है। तो और आपकी जो रेट्स हैं, रेट्स का कहां, अभी हम रेट्स में विस्तार में बात कर सकते हैं आप चाहें तो हाँ, तो वो रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। 2012 में जब जेड ससेल्जा लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उन्होंने कहा था कि अगर लेबर यहाँ 10 साल रह गई तो आपके रेट ट्रिपल हो जाएंगे। लोगों ने उसका मजाक उठाया था। अभी हम देखें तो दैट टर्न्ड आउट टू बी द ट्रूथ।
लेबर के द्वारा जो रेट्स हैं हमारे घरों के वो ट्रिपल हो चुके हैं जी। और दे आर स्टिल ऑन द राइज। सो इस तरह साथ आई मीन रेट्स की बात आपने बात करी तो उसके बारे में बातचीत करते हैं कि आइडिया ये था कि स्टैम्प ड्यूटी एबॉलिश होगी, रेट्स आएंगे। तो स्टैम्प ड्यूटी तो अभी गई नहीं है पूरी तरह से और ना जाने कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन रेट्स जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लिबरल पार्टी का कहना है कि वो रेट्स को कैप करेंगे 2.2% इंक्रीज करने के लिए, और जो है $2000 का करीब हर रेट पेयर को फायदा होगा। अगर आप वो रेवेन्यू स्ट्रीम कम कर रहे हैं और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट में, वो बात किस तरह से बनेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है किशोर जी। सबसे पहली बात तो हम जो रेट्स हार रहे हैं उसको कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उसको रीजनेबल तरीके से बढ़ाएंगे। अगर पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो वो करीब 7.5% की दर से बढ़ रहे हैं। सो आज जितना है रेवेन्यू, उससे रेवेन्यू कम करने की तो हमने बात ही नहीं की। हम उसको कह रहे हैं हम हमारा जो कैप रहेगा वो कैप रहेगा 2.2%, विच इज इक्वलेंट टू ऑफ योर पे राइज इंडेक्स। जो आपका जिस दर से आपकी आमदन बढ़ रही है उस दर से रेट बढ़ेंगे, विच इज एक्चुअली अ रीजनेबल थिंग। और दूसरी बात है कि एसीटी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन कभी भी इश्यू नहीं था। इट वॉज द इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग विच वॉज द इश्यू। सो रेवेन्यू जनरेशन तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। तो अभी जिस तरीके से उन्होंने बजट दिया है, बजट में उन्होंने करीब $11 बिलियन का उसमें डेफिसिट दिखाया है, जो हमारे पास कर्जा है। और उस कर्जे में जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट हैं, जो चाहे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हो, चाहे ट्रैम का प्रोजेक्ट हो जो 4 बिलियन का है, वो उसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अगर हम उनको भी डाल देंगे तो ये जो डेट है, डेट 1.8 बिलियन का हो जाएगा। सो इट इज द इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग विच इज द प्रॉब्लम, इट इज नॉट द रेवेन्यू जनरेशन रेट इज द प्रॉब्लम। सो और दूसरी बात यह है कि रेट्स की अगर हम बात करें तो उनका जस्टिफिकेशन क्या है करंट गवर्नमेंट का। वो कहते हैं हम अनअप्रूव्ड वैल्यू ऑफ लैंड को असेस करते हैं और उसके ऊपर हम रेट्स की जो है डिसाइड करते हैं कितना रहेगा। सो विच फ्रॉम द डेफिनेशन अपीयर्स लाइक रीजनेबल थिंग, पर आपको शायद ये नहीं पता जो असेसमेंट अथॉरिटी है वो रिपोर्ट किसको करती है? वो करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिनका काम है रेवेन्यू जनरेशन। It is just like, I mean, Collingwood is playing in a game and they are the one who are paying the referee. So referee को तनख्वाह Collingwood दे रहा है, तो जो रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट है वो रेट्स असेसमेंट डिपार्टमेंट को उसको रिपोर्ट कर रहा है। वेयर एज अभी लिबरल्स का क्या प्लान है, जो हमारा प्लान आया है, we will decide the rates on assessment as well, but our assessment will be independent. They will not be part of revenue department whose primary job is to increase the revenue. तो assessment के लिए आप independent authority we will be making, who will be doing an independent assessment on the unapproved value, which will further drive or decide what's the rate increase going to be. तो अभी आपने कहा कि जो है सरकार जो है irresponsible spending कर रही है, जरा उसकी कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे? सबसे बड़ा एग्जांपल है जी मेरे ख्याल में, जो कहते हैं मदर ऑफ ऑल द एग्जांपल्स इज द ट्रैम। जो ट्रैम आ रही है कॉमनवेल्थ ब्रिज से लेके वुडन तक, उनका जो प्लान है, सो $4 बिलियन। फर्स्ट सबसे पहले तो $4 बिलियन का जो फिगर है वो भी डिबेटेबल है, क्योंकि हमारी जो असेसमेंट है वो आज का फिगर है जी। तो अगर आज भी वो काम शुरू हो जाता है तो 2032 तक वो कंप्लीट होगा। तो वो 4 बिलियन 6 बनेगा कि 8 बनेगा हम नहीं जानते हैं। 2032 तक आप वोडन की बात कर रहे हैं? जी, वोडन तक। तो 2032 या 2036 तक भी जा सकता है वो प्रोजेक्ट, अगर आज क्या शुरू हो जाए, क्योंकि आज पहली बात तो वो शुरू नहीं हो रहा है। वी आर टॉकिंग इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो दूसरी बात है कि व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल, कहने वाले आर्गुमेंट दे सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो अच्छी चीज है, वी आर नॉट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट इज अबाउट असेसिंग, डूइंग अ प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो बेनिफिट रहता है वो हमेशा डॉलर टर्म्स में नहीं रहता है, वो कम्युनिटी असिस्टेंस के टर्म्स में भी रहता है, बट कम्युनिटी बेनिफिट टर्म्स में भी रहता है। क्या जो ट्रैम है कॉमनवेल्थ ब्रिज से लेकर वुडन तक, वो इनफ कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी कि हम वो $4 बिलियन का वो जस्टिफाई कर सकें? क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव तरीका है
जो कि इतना स्पेंड ना करके सेम या बेटर आउटपुट दे सके। ऑफ कोर्स हमने वो प्लान दिया है अपना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। क्या प्लान है? हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है जितनी बसेस हैं उसकी बसेस की मात्रा हम 500 बसेस और बढ़ाने की है। उसमें बात इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो जीरो एमिशंस बसेस हैं, उसमें एमिशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। डेडिकेटेड बस लेन्स हैं। और अगर आप कोई मलोंगलो वैली में रहते हैं तो मैं खुद मलोंगलो वैली में रहता हूं, तो मैं फर्स्ट हैंड देखता हूं सुबह जब 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं तो बम्पर टू बम्पर आपका ट्रैफिक रहता है। क्यों होता है? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। कोई ग्रामर छोड़ रहा है, कोई मारिस छोड़ रहा है, कोई सेंट क्लेयर्स छोड़ रहा है, कोई मिरीची में छोड़ने जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एसीटी गवर्नमेंट ने स्कूल बसेस उठा ली, वापस ले ली, बंद कर दी। सो हमारा प्लान है कि हम स्कूल बसेस को रीइंस्टेट करेंगे। स्कूल बसेस को रीइंस्टेट करने के साथ एडिशनल और मोर फ्रीक्वेंट बसेस लाएंगे और उन लोगों के लिए बसेस में ट्रांसपोर्टेशन में उनको एडिशनल बेनिफिट देंगे, उनके लिए फ्री करेंगे जिनको जरूरत है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कंसेशन कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो वो जो कॉस्ट है इज अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज बीइंग स्पेंड ऑन द ट्रैम। और दूसरी बात, अगर आप मलोंगलो वैली से सिटी में जाना चाहते हैं तो ट्रैम मलोंगलो वैली में तो आ नहीं रही, पर मलोंगलो वैली से सिटी की डायरेक्ट बस जरूर खत्म हो रही है। तो आपके लिए क्या है ऑप्शन? पहले आप वुडन जाएं, जो 15 मिनट का सफर है मलोंगलो वैली से सिटी का, उसको अब आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले सिटी जाएंगे, 18 मिनट लगेगा, और उसके बाद सिटी से वुडन से, माफ कीजिए, मलोंगलो वैली से वुडन 17 मिनट और वुडन से सिटी 18 मिनट। जो 15 मिनट का सफर था आप 35 मिनट में कर रहे हैं और बीच में ब्रेक ले रहे हैं और उसके लिए ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं। वेयर सीधी बस अगर मलोंगलो वैली से कुम्स बस स्टॉप से सीधा सिटी में जाती है, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन और इट्स अ चीपर ऑप्शन। तो ये ट्रैम प्रोजेक्ट के बारे में आपने बात करी, इसकी कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रेजेंट की है गवर्नमेंट ने? अगर नहीं की है तो लिबरल पार्टी ने क्या किया है उस बारे में? हमने सबसे पहले तो हमने इनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट की है पिछले 3 साल लगातार कि हमको कोई स्टडी दीजिए जो इसको जस्टिफाई करती हो, इस ट्रैम प्रोजेक्ट को जो जस्टिफाई करे। हमें कुछ नहीं मिला। हमने फिर उनको कहा कि इसकी एटलीस्ट हमें कॉस्ट ही बता दीजिए कितनी है, तो हमें वो भी नहीं मिला। तो फिर हमने अपना इंटरनल असेसमेंट किया और हमने इसको आउटराइटली वैसे नहीं रिजेक्ट कर दिया कि हमें अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं कर रहे। हमने जब अपना इंटरनल असेसमेंट किया तो हमें आउटकम मिला कि दिस इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट। और आपको एक और मजे की बात बताते हैं, आई एम टॉकिंग एवरीथिंग ऑन फैक्ट। जो जो भी श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं, प्लीज अगर आपको किसी बात पे भी थोड़ा सा भी शक हो तो सीधा जाएं गूगल पे और कैनबरा टाइम्स की वेबसाइट पे और इन फैक्ट्स को चेक कीजिए जो मैं बात कर रहा हूं। सो दूसरी बात है, जब अब शेन रेटनबरी जो ग्रीन्स के लीडर हैं, उन्होंने जब ट्रैम के बारे में बात करनी, हम उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम उसका कॉस्ट क्यों नहीं दे रहे। कॉस्ट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर हम कॉस्ट देंगे तो वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। तो दिस इज व्हाट यू शुड बी। यू आर द गवर्नमेंट, यू आर अ मिनिस्टर। इफ यू आर गिविंग an account, you are giving a concrete figure, amount, you need to be held accountable for that. You need to make sure that you are doing the correct figures. So उस accountability के डर से वो हमारा फिगर नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि अगर उन्होंने से 4 बिलियन का फिगर दे दिया, 3.8 बिलियन का फिगर दे दिया, उनको डर है कि वो अगर 6 बिलियन हो गया तो हमको अपोजिशन अकाउंटेबल, उनको हमारे को एक सवाल पूछेगी हमसे, भाई आपने 4 क्यों दिया था? तो वो उनका हक बनता है पूछना। तो इसीलिए आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप पूरा ड्यू डिलीजेंस करके हमें राइट फिगर दें, क्योंकि एसीटी की जनता को हक है जानने का कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा उनका है, ये जनता का पैसा है। जी। तो अगर ट्रैम की बात करें, गंगालिन से सिटी तक ट्रेन चल रही है ट्रैम, उसके बारे में भी सवाल उठे थे, लेकिन अपने आप में काफी सक्सेसफुल लग रही है वो ट्रैम। देखिए, सबसे पहले गंगालिन में जो ट्रैम चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी अंडर लिबरल गवर्नमेंट, उसमें कुछ हेरफेर होने वाला नहीं है। उसका एक ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर है करीब $38 मिलियन का। सो हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि
ठीक है, अगर वो जनता को बेनिफिट दे रही है तो उसमें कुछ कॉस्ट इनकर कर रही है गवर्नमेंट, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक है जो गंगा लेंस से आने वाला जो मेन क्लाइंटेल है या जो कम्यूटर है उनको बेनिफिट कर रही है। पर हमारा है कि क्या वो सेम आउटकम कम खर्चे में दिया जा सकता था? आंसर है शायद हाँ, दिया जा सकता था। बट जो हो रहा है वो हो चुका है और हम उसको ऑनर करेंगे, उसको चलता रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वही सक्सेस या उससे बड़ा सक्सेस उसके कम खर्चे में दिया जा सकता है। सो आंसर क्वेश्चन इधर पैदा होता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपने एक बताया ट्रांसपोर्ट के बारे में काफी बातचीत हुई, रेट्स के बारे में बातचीत हुई। दो और अन्य विषय मैं उठाना चाहूंगा। हेल्थ और एजुकेशन के मामले में लिबरल पार्टी की क्या पॉलिसीज हैं? देखिए, सबसे पहले हेल्थ है जो हमारे पास एसीटी में मैं कहूंगा कि ये अथकथनी नहीं होगी कि हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सबसे अच्छी नर्सेज हैं, डेडिकेटेड स्टाफ हैं, पर फिर भी मिसमैनेजमेंट है और वो इनफ नहीं है, वो ओवरवर्क्ड है, ओवरबर्डन है। छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। पीडियाट्रिक्स वार्ड में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का ट्रेंड डॉक्टर्स रहते हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। होता क्या है कि बेशक ये सुनने में जितना मर्जी आपको ग्रोस लगे, बट सच्चाई है कि कुछ लोग जो बच्चों के साथ एट्रोसिटीज हो जाती हैं और बच्चों के उस हालत में बच्चों को अगर लाया जाए, तो कुछ ट्रेंड डॉक्टर्स रहते हैं जो उस विषय में वो सोशली भी ट्रेंड रहते हैं और मेडिकली भी ट्रेंड रहते हैं, जो असेस कर सकते हैं कि ये कोई असामाजिक उसमें कोई बैकग्राउंड तो नहीं है। तो वो एक बहुत नीश स्पेशलिटी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी वो नीश स्पेशल, उस स्पेशलिटी के जरूरत जब होती है तो हमारे कैनवा में कोई उनको मिलता नहीं है। मतलब एक मैंने हजारों एग्जांपल्स में से एग्जांपल दिया है। सो क्योंकि हर स्पेशलिटी जो हमारे पास बार बार जिस स्पेशलिटी की जरूरत हो, जो पेशेंट्स आए उनको एड्रेस करने के लिए हमको अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, इनफ डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। सो अगर हम कहें, अगर हेल्थ सिस्टम को अगर एक नटशेल में देखना हो तो उसको असेस करने के लिए सबसे एक आसान तरीका रहता है कि हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में और हमारी इलेक्टिव सर्जरीज में और इलेक्टिव ट्रीटमेंट में हमारा वेटिंग टाइम क्या है। हमारा वेटिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया में वर्स्ट है, किसी भी और ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा है। हमारी जो इमरजेंसी वेटिंग टाइम है कुछ इस केसेस में 8 घंटे तक रहा है। तो 8 घंटे अमल कह देना आसान है। अगर एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप अपने टूटे हुए लात के साथ, टूटे हुए हाथ के साथ गए हैं, दर्द से कहार रहे हैं, तो आपको 8 घंटे वेट करना पड़े, तो इट इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं, हम सभी हैं जो मेडिकल लेवी देते हैं अपने टैक्सेस में, और एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और डिस्पाइट दैट कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं, नर्सेज बहुत अच्छी हैं, तो उस सिस्टम को सुधारने के लिए हमें लगता है कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन डॉक्टर्स, मोर ऑन नर्सेज, मोर ऑन हॉस्पिटल्स। सो वो हमारा प्लान है। क्योंकि हमारे पास, हमने अभी ट्रेंड की बात की थी, हमारे पास $4 बिलियन, जिसका मतलब 4000 मिलियन डॉलर्स हमारे पास ज्यादा है लेबर के बनिस्बत, जो हम हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो बहुत अच्छी बात की। एजुकेशन के मामले, एजुकेशन का भी सेम ही बिल्कुल, आई थिंक अगर हूबहू बात करें तो हूबहू सेम तरीका है। एजुकेशन को असेस करने के लिए कुछ लोग इसमें कॉन्टेस्ट आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर नैपलैन एक पैमाना हो सकता है। नैपलैन जो लिटरेसी और न्यूमरेसी का टेस्ट होता है, उसका स्तर पिछले 10 साल में क्यों गिर गया एसीटी में? हमें माना जाता है कि एसीटी के जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो दूसरी स्टेट्स के प्राइवेट स्कूल्स के बराबर आते हैं, पर वो क्यों कंटिन्यूअस डिक्लाइन पे हैं? क्यों हमारा जो एक 7वीं कक्षा का या 9वीं कक्षा का जो छात्र है वो क्यों न्यूमरेसी में और सिंपल सेंटेंस नहीं लिख पाता, सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पाता? क्यों हमारा स्तर इतना गिर गया है? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास टीचर्स अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं है, पर हमारे पास एडिक्वेट नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। सो हमारी एक पूरी की पूरी इसमें शक्ति झोंक देंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा रिफॉर्म किया जाए,
और दूसरी बात, मैं माफ कीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा पैशनेट हो जाता हूं, क्योंकि जो मेरा पॉलिटिक्स में आने का फाउंडेशन है, जो नींव है, वो उन स्टूडेंट्स की वजह से है जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो मेरे को ये सत्य है जिन पे हम रूबरू होते हैं ऑनगोइंग बेसिस पे। दे आर सम स्पेशल नीड चिल्ड्रन, क्या उनके पास एडिक्वेट स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स हैं? एडिक्वेट नहीं है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट मोर इन टीचर्स, वी हैव टू इन्वेस्ट मोर इन specific need student based education system. तो लिबरल पार्टी अक्सर कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स को फेवर करती है। यहाँ पर आप एसीटी में पब्लिक स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे? हम जारी ही नहीं रखेंगे, हम उसको बढ़ाएंगे भी। देखिए, प्राइवेट स्कूल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है जी। हम छोटा सा एग्जांपल है, मेरा जो बैकग्राउंड है मोलोंगलो वैली कम्युनिटी काउंसिल का है, मोलोंगलो वैली कम्युनिटी फोरम का। हमारे पास मोलोंगलो वैली में कोई हाई स्कूल या कॉलेज नहीं है। हमारे पास चार्ल्स वेस्टन है स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद एक कॉलेज का प्रपोजल आया जो कि एंग्लिकन क्रिश्चियन कॉलेज बनने वाला है मोलोंगलो, जिसका साइट अप्रूव हो गया है। बिशप मार्क शॉर्ट ने वहां पे इनॉग्रेशन भी किया था और 2026 में वो उनकी पहला सेशन भी हो जाएगा। पर हमने एज अ काउंसिल उसमें बहुत ज्यादा उसमें आवाज उठाई थी कि वो सिर्फ प्राइवेट है, हर कोई, हर पेरेंट $1000 महीने का अफोर्ड नहीं कर सकता है, कुछ केसेस में उससे ज्यादा भी होता है। तो प्राइवेट जो पब्लिक हमारा कॉलेज है वो कहाँ है, जिसका प्रपोजल मोलोंगलो वैली में है, मोलोंगलो टाउन सेंटर में है, उसका हमें तब कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। वेयर एज कैनबरा लिबरल्स, हमारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है एलिजाबेथ ली, उन्होंने एजुकेशन को इतना महत्वपूर्ण समझा है कि उन्होंने पोर्टफोलियो खुद के पास रखा है, एजुकेशन का पोर्टफोलियो। ना हम केवल पब्लिक एजुकेशन की जो ग्रांट्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनको हम बिल्कुल कम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अब उनको सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे ताकि हमारे पास एडिक्वेट और सफिशिएंट टीचर्स और फैसिलिटीज मिल सके। तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि मोलोंगलो वैली में कॉलेज नहीं है और आप मरम्बिजी से खड़े हो रहे हैं और मोलोंगलो वैली बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस विकास के साथ और कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। आपने कॉलेज की बात उठाई, आपने पहले ट्रैफिक कंजेशन की भी बात उठाई। तो अगर आप इलेक्ट होते हैं तो क्या करेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहला तो है कि हमको बहुत माफ कीजिए, कुछ शब्द यूज करने पड़ते हैं जो मैं नहीं चाहता हूं। हमें बहुत जो पुराना मेस है क्लीन करना पड़ेगा। सो जो मेस है, बहुत देर से जो कंप्लेसेंसी है, कुछ एक जो प्रोजेक्ट्स थे, मैं आपको बताता हूं, जो मोलोंगलो टाउन सेंटर का सबसे पहला प्लान आप अंदाजा लगाएं कब इशू किया होगा, वो 2014 में इशू हुआ था। 2024 आ गया है, अभी तक पहला लैंड रिलीज नहीं हुआ है। सो वो क्यों नहीं हुआ है? और दूसरी बात है, जो मोलोंगलो 2014 में मोलोंगलो टाउन सेंटर का प्लान था, वो टाउन सेंटर का नहीं था, वो मोलोंगलो ग्रुप सेंटर का प्लान था। उन दिनों में 55,000 की एक्सपेक्टेशन वाले ज्यूरिडिक्शन में आप एक ग्रुप सेंटर दे रहे हैं, जिसका जो जेमिसन सेंटर है या मॉसन सेंटर है या कूलमैन कोर्ट है, उस तरह का। पर हमें टाउन सेंटर चाहिए, जैसे गंगालेन है, जैसे वेस्टफील्ड वुडन है। तो ये जो प्लानिंग की डेफिशिएंसीज हैं, सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू कंसल्टेटिव प्लानिंग। उसमें लोगों की, काउंसिल्स की, कम्युनिटी काउंसिल्स की, आम जनता की इनपुट ली जाए और जो प्लान्स हैं अकॉर्डिंग टू नीड बनाए जाए। क्योंकि प्लान को रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप कहें कि हम एक ग्रुप सेंटर बना देंगे और जब आबादी बढ़ जाएगी तो उसको टाउन सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं कूलमैन कोर्ट को आप वेस्टफील्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए rather than fixing the mistake, we will try to do it right the first time. उसके लिए हमें कंसल्टेशन जरूरी है। कंसल्टेशन करेंगे सबसे पहली बात। दूसरी बात है, जो हमारी बहुत देर से इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो हर साल डिले होते हैं, एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में, चाहे वो स्टेडियम का वादा हो, चाहे वो ज्यादा पुलिस का वादा हो, चाहे वो एक एडिशनल हॉस्पिटल का वादा हो। आप देखेंगे इलेक्शन बर इलेक्शन, वो अगली इलेक्शन में अगले 4 साल के लिए वो वादा हो जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो वादा ट्रांसफर ना हो, वो आउटकम डिलीवर हो।
सो सबसे बड़ी तो यही बात है। और कुछ ही चीजें शायद आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो है हमारी लॉ एनफोर्समेंट का। जब लॉ एनफोर्समेंट मतलब पुलिस, हमारे पुलिस पर्सनल, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट पुलिस पर्सनल है, फिर भी हमारे पास क्राइम क्यों है? क्योंकि वो बेचारों के पास टाइम नहीं है, दे आर अंडर स्टाफ्ड। तो अभी रिसेंटली 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कुछ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पुलिस के ऊपर, करीब मेरे ख्याल 138 या 168 मिलियन का था। दैट इज नॉट इनफ। वो तो सिर्फ रिटायर्ड जो पुलिस पर्सन है उनको रिप्लेस करना। अभी भी उस इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी हमारा पर कैपिटा पुलिस प्रेजेंस इज लीस्ट इन द ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास सबसे कम पुलिस। उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि हमारे पास जो रोड रेजेस हो रहे हैं, कोई आता है बर्नआउट्स करते हैं, कोई ब्रेक इन्स होते हैं, पुलिस की कोशिश होती है कि आप अपना जो है हमारा जो रिपोर्ट नंबर है ले लीजिए, अपने इंश्योरेंस से क्लेम ले लीजिए। उससे क्या होता है कि जो क्रिमिनल है उसको डर नहीं रहता, कोई प्रिवेंशन नहीं है, उसको डर नहीं रहता क्रिमिनल का, वो क्राइम आगे दोबारा से करता है। सो इस ये सब चीजें हैं। और दूसरी है जो हमारा जो एक और चीज, मेरे को एक भारतीय होने के नाते और मुझे एक पर्सन ऑफ फेथ होने के नाते और पर्सन ऑफ कम्युनिटी होने के नाते सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि लीगलाइजेशन और रिक्रिमिनलाइजेशन, जैसे वो बोलते हैं, ऑफ ड्रग्स, ऑफ हार्ड ड्रग्स। परसों के कैनबरा टाइम्स में शायद एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि कैनबरा में देयर इज अ मैक्सिमम कोकीन यूजर पर कैपिटा पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम सैड, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रहेगी कि हम ड्रग्स को रिक्रिमिनलाइजेशन कर देंगे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ड्रग यूजेज कम हो, तो वो तो ऐसा नहीं होने वाला। तो दैट इज वेरी नाइव टू थिंक दैट वे। आपने ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपके अपने क्या विचार हैं, किस तरह से सुधारना चाहेंगे, विशेष करके मोलंगरो वैली में। अब आप यहाँ पर कैंपेन ट्रेल में लगे हुए हैं और यहाँ का कैंपेन, जैसे कि आपको मालूम है कि थोड़ा सा अलग होता है। आपने बताया शॉपिंग सेंटर्स के बाहर आप वोटर्स के साथ बातचीत करते हैं, आपको डोर नॉकिंग करना पड़ते हैं। तो इस कैंपेन ट्रेल के अपने अच्छे खासे अनुभव रहे होंगे, खट्टे मीठे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल जी, बहुत। देखें, सबसे पहले बात तो कुछ बहुत सारी मैंने जो मेन कैंपेन का तरीका रहता है, यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां इंडिया जैसे तो होती नहीं है। जो शॉपिंग सेंटर के बाद हम खड़े होकर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपसे पूछते हैं आप किस लिए स्टैंड करते हैं, क्या आपकी उसमें से कुछ लोग इतने अनअवेयर होते हैं, थोड़ी सी हास्य तो आते हैं, आई एम just I'm never going to vote for you, so okay, but may I know why you have not been able to fix the health system? I went to the hospital and I had to wait forever, then I went to the walk-in center, they did not look after me, and then I had to see the GP again, I did not get the। भैया, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो ऑपोजिशन में, हम आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, बट यू आर ऑल सेम। इस तरह के, तो उन लोगों से आप कैसे डील करें? मन में थोड़ा सा हंसी भी आती है। भैया, अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप उसको जानने की कोशिश करें कि क्या अल्टरनेटिव है, आपको कौन सी चीज है जो आपको वो मिल पाएगी जिससे आप डिप्राइव्ड है। शायद उसके पीछे ये आपने पहले बताया पॉलिटिशियंस के बारे में, जो हमारा परसेप्शन है, कोई भी पॉलिटिशियन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बतानी ही है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, पर सत्य उसमें क्या है कि हमारे पास एक कंपल्सरी वोटिंग है, वोट तो आपको करना ही है जी। और दूसरी बात है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो एसीटी में आपके पास दो चॉइसेस हैं। इट इज अ बाइनरी चॉइस, आपको कोई तीसरा चॉइस नहीं है। या एलिजाबेथ ली चीफ मिनिस्टर बनेंगी या एंड्रू बार बनेंगे, कोई थर्ड चॉइस नहीं है। अगर आप कहें कि मैं इंडिपेंडेंट्स को वोट कर दूं, अगर मैं ग्रीन्स को वोट कर दूं, उसका एक वो आपका वोट खराब करने वाली बात है, और आपका वोट व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि पिछले 23 सालों में या उससे भी पहले से कभी कोई इंडिपेंडेंट नहीं जीत पाया है। ये हेयर क्लर्क सिस्टम का तरीका ही ऐसा है। जब हम हेयर क्लर्क सिस्टम से वोट करते हैं तो हमारी टोटल पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलता है, उससे कोई कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि हमारे पास कितनी सीटें आएंगे। एक इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, वो इनफ सपोर्ट या इनफ प्रेफरेंसेस नहीं जनरेट कर सकता कि उनको वो जीत भी पाए। तो गवर्नमेंट में हिस्सेदार होना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो एनी वोट अगेंस्ट लिबरल पार्टी इज वोट फॉर लेबर। अगर आप लिबरल को वोट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एंड्रू बार के लिए वोट कर रहे हैं। इट इज अ वेरी क्लियर चॉइस, ये हम बताने की सबको कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे भी हो पा रहा है। अच्छा,
एक दो और चीजें पूछना चाहूंगा। एक बहस चल रही है यूएस इलेक्शंस में पॉलिटिशियंस की एज के बारे में। आपका क्या ख्याल है कि क्या एक एज के बाद पॉलिटिशियंस को रिटायर हो जाना चाहिए या फिर उनकी जो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना चाहिए, कॉग्निटिव टेस्ट होना चाहिए उस एज के बाद? लुक, ये बहुत ही एक सेंसिटिव प्रश्न आपने पूछा है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि एक बहुत अजीब सा बैलेंस रहता है। बैलेंस है कि जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन जो फिजिकल एबिलिटी, हम कहें कि हम वी आर वेरी एबल फिजिकली बट वी लैक एक्सपीरियंस एंड वी वोंट बी एबल टू गिव यू गुड पॉलिटिशियंस। अगर हम कहेंगे वी हैव like 80 years of experience but I can't make any decisions and I am suffering from some serious medical issues, तो फिर भी आप अच्छा डिसीजन नहीं पाएंगे। सो देयर हैज टू बी अ वेरी गुड बैलेंस। और क्या हो उसमें, आई थिंक मुझे लगता है कि मोस्टली तो ये सेल्फ इम्पोज्ड ही होता है। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है ये यूएसए की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि ये ऑस्ट्रेलियन प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर वेरी अवेयर, दे आर वेरी मेच्योर। उनको जब लगता है कि मैं अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो मुझे वो खुद से ही अलग अलग। अब छोटा सा एग्जांपल है, निकोल लॉडर है जो 2016 में डिप्टी अपोजिशन लीडर थी, अभी हमारी सिटी सर्विसेज की शेडो मिनिस्टर हैं टगरनोंग से। उन्होंने लगा कि मैं उस जिंदगी के उस एज के उस पड़ाव पे हूं तो मुझे इसके बाद नहीं करना चाहिए। तो बहुत अलर्ट, बहुत कॉम्पिटेंट एमएलए थी और उन्होंने डिसाइड किया अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी क्योंकि इस एज के बाद मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इट इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन प्रॉब्लम और इट शुड बी सेल्फ इम्पोज्ड। वी आर वेरी लकी वी आर इन ऑस्ट्रेलिया जहां पॉलिटिशियंस अपनी सीमाएं जानते हैं। बस आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, जहां तक रेडियो मनपसंद का सवाल है, आप रेडियो मनपसंद की ओर से हम नहीं कहते कि लिबरल को वोट दें, लेबर को वोट दें या अमरदीप को वोट दें या किसी और को वोट दें, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे लिसनर्स को, क्यों आपको वोट दिया जाए, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जाते जाते सबसे हार्दिक धन्यवाद रेडियो मनपसंद का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया जिसको सारे भारतीय मूल के हिंदी भाषी बड़े शौक से सुनते हैं और उनमें मेरी भी गिनती है। तो सबसे और दूसरी आपने बात की क्यों अमरदीप को वोट क्यों दिया जाए या लिबरल्स को वोट क्यों दिया जाए। मुझे लगता है कि ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि अमरदीप को वोट दें या लिबरल्स को वोट दें। मेरा जो एक पैगाम होगा, जो मैसेज होगा कि आप असेस करें, सिचुएशन को असेस करें कि आपके लिए बेस्ट आउटकम कौन दे सकता है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो भूत में किसी ने आपसे कोई वादा किया हो और पूरा ना किया हो, और लगातार वादे किए हो और लगातार पूरे ना किए हो, क्या आपको उनको बदलना चाहिए? आपके मन में ये विचार आता है? अगर आता है तो फिर आपको ये एक इवेल्युएट करना है, असेस करना है कि उसका बदल कौन दे सकता है जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का समय है चेंज होने का, तो ये जान लीजिए कि उसका अल्टरनेटिव क्या है। मेरी तरफ से आपको यही एक आमंत्रण भी है। आप मुझसे कभी भी बात करना चाहें, मेरे फ्लायर और मेरा फोन नंबर बड़े आराम से इंटरनेट पे अवेलेबल है। कभी भी ओपन इनविटेशन है, कोई भी बात करना चाहे कर सकता है। पर मेरा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अगर हमको लेबर को चेंज करना है तो लिबरल इज द ओनली अल्टरनेटिव। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लिबरल्स को वोट करें। और दूसरी बात है, रही मेरी पर्सनल मरनबीची में यही मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। जैसे आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैं करीब 309 वोटों के फर्क से नहीं आ पाया था असेंबली में, इतना बहुत नजदीकी मामला था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपने मेरी बात सुनी पिछले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, आपको लगता है कि आपकी जो मानसिकता से मैं कनेक्ट कर पाया हूं, आपकी जो जरूरतें हैं उनका मैं आंसर दे पाया हूं, और आपको लगता है कि आपको मैं अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, तो प्लीज मेरे को नंबर 1 पे वोट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला, तो उसके लिए आपको 2 चॉइसेस हैं। एक तो मेरे को कॉल करें, मेरे से बात करने की कोशिश करें, मैं हर समय अवेलेबल हूं। और आपको लगता है कि नहीं, जिन चीजों के लिए अमरदीप सिंह स्टैंड करता है या लिबरल पार्टी स्टैंड करती है, मैं उन चीजों के लिए स्टैंड नहीं करता हूं, मेरी भावना बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपके पास चॉइसेस हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप
स्ट्रांगली ट्रैम्प चाहते हैं तो मैं आपके लिए नहीं हूं, आपके लिए अल्टरनेटिव है। सो हमें एक दूसरे की जरूरतों की, दूसरों की जो है मानसिकता की, दूसरों की इमोशंस की हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो अगर आप दूसरी तरफ भी वोट करेंगे तो हमारे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट उतना ही रहेगा। धन्यवाद अमरदीप जी, आपने बहुत अच्छे से सभी विषयों पर बातचीत करी, बताया लिबरल पार्टीज के पॉलिसीज, प्लान्स, एजेंडा और क्यों वोट देना चाहिए लिबरल पार्टी को। जैसा कि हमने कहा, रेडियो मनपसंद लिबरल या लेबर या इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा, हम तो केवल माध्यम है इन सभी के विचारों को लाने के लिए। अमरदीप जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके कैंपेन के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आप सफल हो और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये बात हो रही थी अमरदीप जी के साथ। आशा है आपकी ये बातचीत पसंद आई होगी।